हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम न्यू क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। न्यू क्रिटिसिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट थी जिसने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में 1940s से लेकर 1960s तक प्रभाव डाला। न्यू क्रिटिसिज्म ने जिस तरीके से पहले लिटरेचर को अप्रोच किया जाता था उस पूरी अप्रोच को ही बदल दिया। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे न्यू क्रिटिसिज्म आई लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। अगर हम न्यू क्रिटिसिज्म की बैकग्राउंड की बात करें तो वर्ल्ड वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर की वजह से चारों तरफ किलिंग्स और डिस्ट्रक्शंस फैल गए थे और लोगों का रिलीजन, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिक्स से भरोसा उठ गया था, क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि जब भी कोई मुश्किल आएगी तो ये रिलीजन और इंस्टीट्यूशंस उन्हें बचाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों के मन में एलियनेशन और लॉस की भावना पैदा हो गई थी और लोग फिर पास्ट में जाना नहीं चाहते थे और पास्ट को याद करना नहीं चाहते थे। और यही अप्रोच उस टाइम के लिटरेरी क्रिटिक्स टी.एस. एलियट और आई रिचर्ड्स ने भी अपनाया और एक नई तरह की क्रिटिसिज्म को उन लोगों ने टूल बनाया टू जज और इंटरप्रेट लिटरेचर। और इस नए क्रिटिसिज्म को ही न्यू क्रिटिसिज्म कहते हैं। द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म सबसे पहले जेसी रैनसम ने यूज किया था अपनी वर्क द न्यू क्रिटिसिज्म में, जो कि 1941 में पब्लिश हुई थी। आई रिचर्ड फेमस न्यू क्रिटिक थे। आई रिचर्ड जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर थे तब उन्होंने उनके स्टूडेंट्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने उनके स्टूडेंट्स को कुछ पोएम्स दिए थे पढ़ने और उनको इंटरप्रेट करने, और जो इम्पोर्टेंट चीज की थी उन्होंने वो ये था कि उन पोएम्स के राइटर, टाइटल, टाइम पीरियड सब निकाल दिए थे। उसके बाद आई रिचर्ड ने जो पाया ये एक्सपेरिमेंट करके, उसके ऊपर आई रिचर्ड ने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो कि 1929 में पब्लिश हुआ था। आई रिचर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये एक्सपेरिमेंट करने का, वो ये था कि वो स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहते थे कि पोएम्स के पोएट्स और जो टाइम पीरियड में वो पोएम लिखी गई है उसकी सोशल और कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान ना दे, और जो वर्ड्स लिखे गए हैं पोएम्स में उस पर ज़्यादा ध्यान दे। सो न्यू क्रिटिसिज्म एक प्रकार से रोमांटिक क्रिटिसिज्म का विरोध करता है, जो राइटर्स के बायोग्राफी, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड पर रिलाई करते थे। सो रोमांटिक्स पोएट और उसकी सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर ज़्यादा फोकस करती थी और न्यू क्रिटिसिज्म टेक्स्ट पर ज़्यादा फोकस करती है। न्यू क्रिटिसिज्म की एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लोज रीडिंग। यहाँ पर हमें जानना जरूरी है कि क्लोज रीडिंग का मतलब क्या है। किसी भी पोएम का क्लोज रीडिंग करने का यह मतलब है कि पोएम की स्ट्रक्चर को समझना, कि पोएम में कैसे वर्ड्स, मेटाफर्स और इमेजेस का यूज किया गया है और कैसे वो वर्ड्स, मेटाफर्स और इमेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। किसी भी पोएम का क्लोज रीडिंग करने का यह मतलब नहीं है कि पोएट के पॉलिटिकल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करे, बल्कि किसी भी पोएम की क्लोज रीडिंग करने का यह मतलब है कि पोएम की स्ट्रक्चर को समझे और कैसे पोएम में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की गई है, पैराडॉक्स, आयरनी, टेंशन आदि का यूज करके उसको डिस्कस करना है। अब लैंग्वेज न्यू क्रिटिक्स के लिए क्या मायने रखती है उसको डिस्कस करेंगे। रोमांटिक्स क्या कहते हैं? रोमांटिक्स कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, और ये भी कहते हैं कि पोएट्री की लैंग्वेज और एवरीडे लैंग्वेज सेम होती है। लेकिन न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि एवरीडे लैंग्वेज लिटरेरी लैंग्वेज से अलग है। अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिक्स, एवरीडे लैंग्वेज हमारी बाहरी दुनिया को एक्सप्लेन या डिस्क्राइब या रेफर करता है, और इस वजह से एवरीडे लैंग्वेज ब्यूटीफुल और इमोशनली अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया को रेफर करता है। और इसी वजह से आई रिचर्ड ने एवरीडे लैंग्वेज को रेफरेंशियल लैंग्वेज कहा है। ऑन द अदर हैंड, लिटरेरी लैंग्वेज बाहरी दुनिया को रेफर नहीं करता, बल्कि मेटाफोर, सिंबल्स, राइम, मीटर आदि को इंटरनली स्ट्रक्चर करके एक कॉम्प्लेक्स मीनिंग क्रिएट करता है। आई रिचर्ड इस तरह के लैंग्वेज को इमोटिव लैंग्वेज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिक्स, लिटरेरी वर्क टाइमलेस
और ऑटोनोमस होती है। टाइमलेस का मतलब है वो पोएम टाइम या समय के साथ चेंज नहीं होगी, और ऑटोनोमस का मतलब है वो लिटरेरी वर्क या पोएम इंडिपेंडेंट है। उस पोएम की मीनिंग जानने के लिए हमें पोएट की बायोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोएम में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उसी से हम पोएम की मीनिंग निकाल सकते हैं। वो पोएम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। विमसार्ट और बियर्डसली ने कहा था कि जजिंग ए पोएम इज लाइक जजिंग ए पुडिंग और ए मशीन। न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि कैसे पोएम लिखा गया है, किस तरीके से उसमें मेटाफर, आयरनी, पैराडॉक्स आदि का यूज किया गया है, उसको हम पूरी पोएम की मीनिंग से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्म और मीनिंग एक साथ डेवलप होती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिक्स पोएम्स के पार्ट से उस पूरे पोएम को सेपरेट नहीं कर सकते। पोएम की हर पार्ट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है पोएम की ओवरऑल मीनिंग में। जिस तरह एक मशीन की हर पार्ट इस पूरे मशीन को ओवरऑल सपोर्ट करती है, उसी तरह एक पोएम की भी पार्ट्स उस पोएम की ओवरऑल मीनिंग को सपोर्ट करनी चाहिए। पोएम की कोई भी पार्ट्स को हम पूरी पोएम से अलग नहीं कर सकते। क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म केवल टेक्स्ट के ऊपर निर्भर करती है, इस वजह से न्यू क्रिटिसिज्म को इंट्रिंसिक क्रिटिसिज्म कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, जो क्रिटिसिज्म ऑथर के इंटेंशन, ऑथर के लेटर्स, बायोग्राफीज और हिस्ट्री बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है या निर्भर करती है, उस तरह की क्रिटिसिज्म को एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म कहा जाता है। हम अगर मेजर न्यू क्रिटिक्स की बात करें तो वो थे जेसी रैनसम, आई रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, विलियम एमसन, एफर लेविस, एलन टेट, क्लियंट ब्रूक्स, विमसर्ट और बियर्डसले।